हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 24 सितंबर का। 24 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड है, जहां पर कल न्यू दिल्ली के अंदर में जो नेशनल फिल्म अवार्ड वो यहां पर दिए हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहां पर राष्ट्रपति ने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि जो फिल्म्स हैं वो देश के अंदर में सबसे बड़ा पॉपुलर मीडियम है और यहां पर जो सिनेमा बनता है उसको अब अपना जो रुख है वो बदलना चाहिए। यहां पर पॉपुलर के साथ साथ उसको पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर में काम करना चाहिए और ऐसा सिनेमा बनाना चाहिए जिससे सोशल बेनिफिट्स हो। यहां पर उन्होंने इस बात की तारीफ भी की कि जिस तरह से अब वुमेन सेंट्रिक जो फिल्म्स बन रही हैं और वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स जो हैं वो जिस तरह से पॉपुलर हो रही हैं और देश के अंदर में सराही जा रही हैं, वो दिखाता है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर में जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो किस तरह से हो रहा है। यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि जिस तरह से इस बार 6 चाइल्ड आर्टिस्ट को नेशनल अवार्ड यहां पर प्रेजेंट किया जा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो मूवीज उसके अंदर में अब बच्चों से लेके बड़े सबका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहनलाल जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। मोहनलाल जी ने जो ये अवार्ड है, ये उन्होंने कहा कि जो सिनेमा है वो उनके दिल के अंदर में बसता है और इसीलिए वो मरते दम तक सिनेमा के अंदर में इसी तरह का कंट्रीब्यूशन करते रहे। शाहरुख खान को अपनी मूवी जवान के लिए और विक्रांत मैसी को उनकी मूवी 12th फेल के लिए यहां पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया। वहीं पर रानी मुखर्जी को उनकी मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पर द केरला फाइल्स के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का और इसके साथ साथ जो पॉपुलर मूवीज के अंदर में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए करण जौहर को डायरेक्टर का यहाँ पर अवार्ड दिया। सैम बहादुर जो हमारे फील्ड मार्शल जो सैम मॉनिक शो के ऊपर में जो बनी हुई थी, यहाँ पर उसको बेस्ट मूवी का टाइटल दिया गया है। इसके साथ साथ जो हनुमान मूवी है वो बेस्ट एनिमेशन मूवी और नाल 2 जो है वो बेस्ट मूवी के टाइटल यहां पर दिए गए हैं। इसके साथ साथ पूरे नेशनल अवार्ड्स अलग अलग कैटेगरी के अंदर में दिए गए। यहां पर मैं जितने भी जो यहां पर कंट्रीब्यूशन के लिए जो नेशनल अवार्ड मिले हैं उन सबको यहां पर कांग्रेचुलेट किया जाता है। और यहां पर जिस तरह से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमें हमारे पॉपुलर जो मीडियम उनका इस्तेमाल हमारी सोसाइटी के अंदर में नयापन लाने के लिए और नई चीजों को तवज्जो देने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उस बात की सराहना भी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो यूएसए से आई है और हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी वो यूएसए के अंदर में थे और यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी जो जनरल असेंबली की मीटिंग भी यहाँ पर हुई। यहां पर सबसे पहले मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके साथ एस जयशंकर जी की कल मुलाकात हुई है और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग है वो हो सकती है, इसके ऊपर बातचीत हुई। यहां पर यह कहा गया कि जो एशियान समिट होने वाली है मलेशिया के अंदर में 26 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर के बीच, यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी एशियान समिट को अटेंड करने जाने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी इसको अटेंड कर सकते हैं। वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है, इसके बारे में बातचीत हुई। यहां पर मार्को रूबियो ने कहा कि इंडिया जो है वो यूएसए का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यहां पर एनर्जी, ट्रेड, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल और क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर में यहां पर इंडिया के विदेश मंत्री से बातचीत हुई। यहां पर यह बातचीत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि हमारे ऊपर 50% के जो टैरिफ हैं वो लगा रखे हैं यूएसए ने और जिस तरह से H1B वीजा की जो फीस वो बढ़ाई है, ये इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड टॉक्स है यहां पर बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। यहां पर हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने भी इस बात को बताया कि जो H1B वीजा की जो फीस बढ़ाई गई है और जो 50% का टैरिफ है इससे रिलेटेड बातचीत हुई। यहां पर मार्को रूबियो ने कहा कि वो अभी भी ये कह रहे हैं कि जो रशियन ऑयल है उसको परचेज करना इंडिया यहां पर बंद कर दे, लेकिन इंडिया का स्टांस यहां पर पूरी तरह से क्लियर है कि हम हमारी सॉवरेनिटी को यहां पर नहीं छोड़ेंगे।
वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर ईयू, जो यूरोपियन यूनियन की जो विदेश मंत्री हैं और जो डिप्टी प्रेसिडेंट है, उनसे भी यहां पर इनफॉर्मल बातचीत हुई है। और यहां पर जो बातचीत थी, इसके अंदर में इंडिया के साथ साथ ब्राजील और मेक्सिको के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी यहां पर थे। यहां पर एक बात देखने की है, इंडिया और ब्राजील के ऊपर में 50% के टैरिफ लगे हैं। वहीं पर मेक्सिको के साथ जो यूएसए का एक पैक्ट था, जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी पिछली टर्म के अंदर में लेके आए थे, यहां पर उससे हटकर मेक्सिको के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगा रखे हैं। यहां पर अब ईयू जो है वो चाहता है कि जो भी कंट्रीज अब अपना जो एक्सपोर्ट है, जो मार्केट का एक्सेस है, वो यूएसए को नहीं दे रही है। और यूएसए ने जिस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं, यहां पर ईयू इस बात का फायदा उठाते हुए इंडिया, ब्राजील और मेक्सिको के साथ कोई डील करना चाहती है। यहां पर अभी ये बातचीत हो रही है, अब इसका क्या फाइनल इंप्लीकेशन आएगा वो देखने की बात है। वहीं पर एक और डेवलपमेंट है, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं, वो इस समय यूएसए में, और इंडिया और यूएसए के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप कहा गया था इंडिया यूएसए की, उससे रिलेटेड बातचीत होने वाली है। और यहां पर भी जो दोनों मुद्दे हैं, H1B वीजा का और 50% टैरिफ की, इनके ऊपर बातचीत हो सकती है। इसी बीच में यूएसए के अंदर में जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर कल एड्रेस किया, और यहां पर उन्होंने एड्रेस करते हुए ये कहा कि जो रशिया यूक्रेन का जो जंग चल रही है, यहां पर इंडिया और चाइना जो है वो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर हैं, फंड कर रहे हैं रशिया के वॉर को। यहां पर उन्होंने कहा कि जो रशियन ऑयल जिस तरह से इंडिया और चाइना परचेज कर रहे हैं, उसकी वजह से ही रशियन इकोनॉमी चल रही है। और यहां पर इंडिया और चाइना के ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो यूएसए ने 25% के टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए हैं, उन्होंने पूरे वर्ल्ड से और स्पेशली नेटो कंट्रीज और ईयू से यहां पर अर्ज किया है कि आप भी इंडिया और चाइना के ऊपर यहां पर जो टैरिफ है वो लगाएं। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जो नायरा, जो एक इंडियन फर्म है और उसके अंदर में रशियन स्टेक था, यहां पर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं यूएसए ने। यहां पर अब कहा कि इसी तरह के जो स्टेप्स हैं वो ईयू का भी लेने चाहिए। यहां पर उन्होंने दोबारा से वही बात की कि उन्होंने 7 से ज्यादा जो जंगे हैं यहां पर उन्होंने रुकवा दी हैं। और यहां पर जो जंग है उसके अंदर में उन्होंने दोबारा से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो मध्यस्थता है उसका भी यहां पर जिक्र किया है, जो कि टोटली रॉन्ग है। अब यहां पर देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर एक विश्व पटल के ऊपर में ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करवाई है, जहां पर दोनों पार्टियां, इंडिया और पाकिस्तान, इस बात को पूरी तरह से नकार चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्सेशन नोबेल पीस प्राइज के लिए, यहां पर उनको ये झूठ है, ये अभी भी बलवा रहा है। यहां पर अब देखना यह होगा कि ईयू ने जो 9th राउंड है जो सैंक्शंस के, वो यहां पर देखे हैं और रशिया के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस तो लगाए हैं। लेकिन क्या इंडिया और चाइना के ऊपर रशियन ऑयल को परचेज करने की वजह से वो सैंक्शंस लगा सकते हैं? और अगर वो लगाते हैं तो ईयू भी बहुत ज्यादा जो रशियन गैस है उसको यहां पर परचेज करता है, तो क्या ईयू अपने ऊपर भी कोई टैरिफ लगाने वाला है? ये देखने की बात है। लेकिन ये डेवलपमेंट जो है वो इंडिया स्पेसिफिक थी, जो यूएसए से आई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो जुडिशरी से आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो दीपाकर दत्ता की बेंच थी, यहां पर एक फैसला दिया और उन्होंने ये कहा कि जो क्रिमिनल पास्ट है वो बेस नहीं हो सकता है कि किसी भी इंसान को बेल डिनाई की जाए। यहां पर जो मेन मामला था मैं उसको बताता हूं। मेन मामला ये था कि दिसंबर 18, 2021 के अंदर में जो SDIF, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, इनके एक नेता थे KS शाह, यहां पर उनकी रोड रेज के अंदर में मृत्यु हो जाती। यहां पर उसके बाद जो मामला है वो अज्ञात लोगों के ऊपर डाला जाता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के अंदर में यहां पर 10 लोगों के खिलाफ यहां पर पूरा केस चलता है। पहले जो 10 के 10 लोग हैं उन्हें सेशन कोर्ट से यहां पर बेल दी जाती है, लेकिन उसके बाद 10 में से जो 5 हैं उनको हाई कोर्ट जो है वो बेल डिनाई कर देता है। और यहां पर वो कहता है कि उनका एक क्रिमिनल पास्ट रहा है और इसीलिए यहां पर उनको बेल डिनाई की जानी चाहिए। यहां पर दीपाकर दत्ता की जो बेंच है उन्होंने ये कहा कि जो एक गोल्डन रूल है
जो जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने दिया था, जिसके तहत ये कहा जाता है कि जो बेल है वो एक रूल है और जेल जो है वो एक्सेप्शन है। इसी का हवाला देते हुए यहां पर दिवाकर दत्ता की बेंच ने जो 5 यहां पर जिनकी बेल डिनाई थी, यहां पर उनको बेल देने की बात की। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी 5 अक्यूज्ड जो इस समय जेल के अंदर में है, वो किसी भी तरह की कोई भी विटनेस टेम्परिंग नहीं करने वाले हैं। सरकार और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनका पूरा सहयोग करने वाले हैं, इसलिए उनको यहां पर बेल दे देनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है, सवाल है वो उमर खालिद से रिलेटेड है। उमर खालिद का मामला जो मैंने आपको बताया था कि 7 अक्टूबर को अब लिस्ट किया गया है, जहां पर दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई करने वाली। उमर खालिद समेत जो 9 लोग हैं उनको 2020 से लेके अब तक बेल नहीं दी गई है। तो क्या यहां पर जो एक गोल्डन रूल है वो अप्लाई होगा और 7 अक्टूबर को क्या उमर खालिद और जो उनके साथ जो 9 अक्यूज्ड हैं उनको यहां पर बेल दी जाएगी दिल्ली दंगों के मामले में? ये देखने की बात। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की एक बेंच ने सो मोटो यहां पर एक केस डाला था। और यहां पर 28 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह से हर साल बारिश जो रेनफॉल आता है, मानसून आता है, जिस तरह से लैंडस्लाइड और फ्लड के केसेस आ रहे थे, यहां पर जिस तरह से इकोलॉजिकल जो चेंज हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, उसका स्वतः संज्ञान लेते हुए यहां पर केस रजिस्टर किया था। और यहां पर जो सरकार है, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, उससे ये कहा था कि आप यहां पर अपना एफिडेविट फाइल कीजिए और ये बात बताइए कि आप क्लाइमेट चेंज से यहां पर क्या काम कर रहे हैं। अब यहां पर कल सुनवाई हुई और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उससे कुछ सवाल पूछे और यहां पर उनसे पूछा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर में क्राइसिस आ रहा है, जो बहुत ही क्रिटिकल है, यहां पर किस तरह के जो चेंजेस हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर में, जो सरकार है उनको कोप अप करने के लिए किस तरह के प्रावधान करने। यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 साल के अंदर में जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किस किस तरह की जो लीज आउट की हैं, किस किस तरह की माइनिंग हो रही है, और यहां पर जो भी काम क्लाइमेट क्राइसिस से रिलेटेड जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है, यहां पर उन सबका ब्यौरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दे। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है यहां पर देखेगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जो इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से यहां पर हमें जो बायोलॉजिकल और जो इकोलॉजिकल कंसर्न है उनको सबको यहां पर ध्यान रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो इकोलॉजिकल कंसर्न्स को देखने के बाद होना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह से लोगों के घर और जिस तरह से जो जान मान का नुकसान होता है, यहां पर उनकी जिम्मेवारी है और उससे वो बच नहीं सकते। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, जहां पर तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, यहां पर गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गई है, जहां पर जो विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के अंदर में उन्होंने एक क्यूरेटिव पिटीशन डाली। क्यूरेटिव पिटीशन डाली है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जो इससे पहले सीजीआई हुआ करते थे पिछली साल, उनकी अध्यक्षता में एक 9 जज की बेंच बैठी थी और यहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जिन स्टेट से जो भी मिनरल निकलते, यहां पर उन स्टेट्स को रॉयल्टी जो है वो देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो भी वहां पर जो इंडस्ट्री है जो वहां से मिनरल निकाल रही है उन सबको रॉयल्टी देनी। यहां पर 8-1 की सहमति से जो फैसला है ये दिया गया था। अब यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्यूरेटिव पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गई है। अब देखना यह है कि जो 9 जज की बेंच का जो फैसला था वो यहां पर क्या पुनर्विचार किया जाता है और क्या अब 11 जज की बेंच जो है वो यहां पर फैसला लेगी। यहां पर जो 9 जज की बेंच है उन्होंने फैसला दिया था और ये कहा था कि 1 अप्रैल 2005 से लेके अगले 12 साल तक की जो रॉयल्टी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो भी माइनिंग इंडस्ट्री है उसको यहां पर देनी पड़ेगी। जो नेक्स्ट खबर है वो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई को यहां पर एक अल्टीमेटम दिया है। केस क्या है? केस ये था कि मध्य प्रदेश के अंदर में कस्टोडियल डेथ हुई थी और कस्टोडियल डेथ का मामला जो है वो 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आया था, जहां पर
सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए थे सीबीआई को कि आप 1 महीने के अंदर में जो ऑफिसर्स यहां पर इंचार्ज हैं और जिनके खिलाफ यहां पर चार्जेस हैं उन सबको अरेस्ट किया जाए। 15 सितंबर को सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, लेकिन अभी तक जो ऑफिसर्स है उनकी अरेस्ट नहीं हुई थी। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए हैं कि अगले 2 दिन के अंदर में अगर सीबीआई उन ऑफिसर्स को अरेस्ट नहीं करेगी तो कंटेम्प्ट के चार्जेस लग सकते हैं ऑफिसर्स के खिलाफ। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो वेस्ट बंगाल से, और वेस्ट बंगाल के अंदर में लो प्रेशर जोन बन गया था और जिसकी वजह से भारी बारिश हुई, और बारिश जो है वो इतनी थी कि 24 घंटे के अंदर में लगभग 250 mm की बारिश देखी गई, और जिसकी वजह से जो 9 लोग हैं वो इलेक्ट्रिकेट होने की वजह से यहां पर मृत्यु हो गई। यहां पर ममता बनर्जी ने जो डिस्कॉम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, उनको यहां पर जिम्मेवार बताया है और ये कहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज थी उन्होंने यहां पर अनअटेंडेड वायर छोड़ दी थी, और यहां पर जिस तरह से पानी भरा उसकी वजह से जो 9 लोग हैं यहां पर मारे गए। यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने यहां पर जो वेस्ट बंगाल सरकार है उन्होंने कंपनसेशन देने की बात की है, जहां पर 5 लाख रुपए जो कंपनसेशन है वो दिया जाएगा, जहां पर डिस्कॉम जो है वो भी 2.5 लाख का यहां पर मुआवजा देगी। यहां पर एक सवाल जो है वो बीजेपी ने टीएमसी की जो सरकार चल रही है उससे पूछा। यहां पर उन्होंने कहा कि जब आईएमडी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहां पर अनाउंसमेंट कर दी थी कि बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और बारिश की वजह से पानी बहुत ज्यादा हो सकता है वेस्ट बंगाल के अंदर में, यहां पर पूरी तरह से व्यवस्था को करने में जो वेस्ट बंगाल की टीएमसी की सरकार है वो पूरी तरह से विफल रही है, और यहां पर जो 9 लोग मारे गए हैं इसके लिए जो ममता बनर्जी की सरकार है वो जिम्मेवार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो महाराष्ट्र से आई है, जहां पर बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है और बाढ़ के अंदर में 10 लोग मारे गए हैं, जिस तरह से 4 दिन से बारिश हो रही है। यहाँ पर जो मराठवाड़ा रीजन है और जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, और बारिश होने की वजह से जो लोग मारे गए हैं, यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने 2215 करोड़ की जो राहत राशि है वो देने की बात की है। वहीं पर जो ओपोजिशन पार्टी है जो एमवी है महाविकास अघाड़ी, उन्होंने कहा कि जो सरकार है उसको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स करना चाहिए, और जो एड जिस तरह से दी है ये कम है, यहाँ पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए की जो एड है वो प्रोवाइड करनी चाहिए फार्मर्स को। तो नेक्स्ट खबर आ रही है वो भी मॉनसून से रिलेटेड है, जहां पर अब हमारा जो रोड मिनिस्ट्री है उन्होंने एक बात कही है कि जिस तरह से अब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के अंदर में जो बारिश आती है और जो लैंडस्लाइड की वजह से जिस तरह से रोड जो कनेक्टिविटी जो है वो खराब हो जाती है, यहाँ पर अब प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है, और उस प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर अब प्रॉपर स्टडी की जाएगी कि जो भी रिवर बेड का जो रिवर के साइड का जो एरिया है वहां पर अब जो रोड है वो अलग प्रोटोकॉल के तहत बनाए जाएंगे, ताकि रोड कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से खराब ना हो और यहाँ पर सेफ्टी रहे जाए। जो नेक्स्ट न्यूज है वो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जहां पर चाइनीज एनवॉय ने यहाँ पर जो नेशनल चाइना का डे है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा था, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि इंडिया चाइना के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो यहाँ पर अब खत्म हो जाना चाहिए। जब से इंडिया और चाइना के बीच में जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था और जब से नॉर्मलसी आई है पिछले साल 2024 में, जब शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात हुई थी, और अभी जब एससीओ के समिट को अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना गए थे, उसके बाद से जो चाइना है वो चाहता है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है फाइनली रिजॉल्व हो और यहाँ पर प्रॉपर डिमार्किंग हो। यहाँ पर जो नेशनल एनवॉय चाइनीज एनवॉय थे उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड वो लगभग 10% से बढ़ रहा है, और पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 2.5 लाख जो वीजा है वो दिए गए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना की जो नॉर्मलसी है वो अगर चलती है तो उसकी वजह से जो ग्लोबल ऑर्डर है वो भी मेंटेन रहेगा, और हम यहाँ पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट से लेके हर एस्पेक्ट के अंदर में जो इंडिया चाइना के जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होने चाहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो इंडिया चाइना के पास जो एक बॉर्डर है वहां पर जो कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई है। यहाँ पर हमारा
यहाँ पर जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से यहाँ पर अब जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसके अंदर में ज्यादा इकोलॉजिकल कंसर्न नहीं है, और सबसे जरूरी बात ये आ रही है कि जिस तरह से ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर में अब सबसे बड़ा डैम बन रहा है, यहाँ पर हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाकर हमें जो ये प्रोजेक्ट है इसको बना देना चाहिए। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो कनाडा से है, जहां पर खालिस्तानी लीडर कनाडा के अंदर में यहां पर अरेस्ट कर लिया गया है, और अरेस्ट किया गया है फायर आर्म्स के ऑफेंस के अंदर। यहां पर उसका नाम है इंदर सिंह गोसाल। यहां पर इंदर सिंह गोसाल जो है वो SFJ जो सिख फॉर जस्टिस जो ग्रुप है, जो गुरवंत सिंह पन्नू जो एक खालिस्तानी टेररिस्ट है और इंडिया उसको टेररिस्ट मानती है, जो USA के अंदर में है, यहां पर उससे अलाइन है और उसके पास हैंडगन मिली थी। यहाँ पर जो इंदर सिंह है उसके साथ साथ अरमान सिंह और जो जगदीप सिंह है यहाँ पर उनको भी गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर मेन बात यह है कि अभी हमारे जो NSA अजीत डोभाल जी और कनाडा के जो NSA है वह यहाँ पर मुलाकात हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर यह कहा गया था कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट अब कनाडा के अंदर में अपने सेफ हेवन के तौर पर उसको इस्तेमाल करती है, यहाँ पर इंडिया और कनाडा जो है वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करेंगे और ओवरऑल इंडिया और कनाडा के जो रिश्ते हैं उनको मजबूत किया जाए। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो डिफेंस मिनिस्टर से रिलेटेड है, जहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कल मोरक्को के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का यहां पर एग्रीमेंट किया था। अब यहां पर जो टाटा सर्विसेज है उन्होंने यहां पर मोरक्को के अंदर में एक नई फैसिलिटी बनाई है, और इसका अनावरण जो है वो हमारे राजनाथ सिंह जी ने किया। यहाँ पर एक बात आती है कि जो टाटा सर्विसेज है वो अब विदेशों में जाकर जो मिलिट्री फैसिलिटी है उनको यहाँ पर बना रही है, और जिस तरह से इंडिया के कुछ देशों के साथ अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है, डिफेंस अलाइनमेंट हो रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रही है, और इंडियन कंपनीज अगर विदेशों में जाकर डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं तो ये बताता है कि मेक इन इंडिया के तहत इंडियन जो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं जो डिफेंस के अंदर में वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो जिस तरह से जीएसटी के रिफॉर्म्स हुए हैं, और जीएसटी के रिफॉर्म्स जो हैं वो 22 सितंबर को लागू हो गए हैं। यहां पर अब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके अंदर में एक भारी इजाफा देखा गया है, जहां पर यह देखा गया है कि जब से जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं इस बार के नवरात्रों के अंदर में जो सेल है उसको स्काई रॉकेट देखा गया है, और अब यहां पर जो जीएसटी की रिफॉर्म्स हुए हैं उनका जो इंप्लीकेशन है वो अब सामने आने लगा है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो रुपी से रिलेटेड है। रुपी कल रिकॉर्ड लो पर गया, जहां पर $1 के मुकाबले में 88.75 रुपी जो है वो यहां पर देखा गया। यहाँ पर अब जो चेंजेस हैं वो इस तरह से हो रहे हैं क्योंकि यूएसए ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो 50% के लगाए हैं। अब जिस तरह से H1B वीजा जो है वहां पर भी जो फीस है उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर अब जो डॉलर है वो पूरे विश्व के अंदर में मजबूत होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा कि जब भी डॉलर मजबूत होता है उसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको फायदा होता है, लेकिन हम नेट इंपोर्टर हैं और यहां पर इसीलिए हमें नुकसान होता है। ओवरऑल अब देखना होगा कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो उत्तर प्रदेश से है, जहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो नेता है आजम खान जी वो 23 महीने बाद कल जेल से रिहा हुए हैं, और यहां पर अब कहा जा रहा है कि जो आजम खान है वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीएसपी पार्टी को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली की मीटिंग थी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कल एड्रेस किया था, और एड्रेस करते हुए यहां पर उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो हमास है उसने इजराइल के ऊपर हमला किया, और अब जो देश हैं जिस तरह से अब फिलिस्तीन को एज ए राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे रहे हैं, यहां पर अब जो टेररिस्ट हैं उनको यहां पर आप रिवॉर्ड करने का काम कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ, 1200 से ज्यादा जो इजरायली नागरिक हैं वो मारे गए, 250 से ज्यादा जो है उनको हॉस्टेजेस बना के लेके आया गया था, और उसके बाद इजराइल ने अपने बचाव के अंदर में अपने हॉस्टेजेस को बचाने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए यहां पर गाजा में अंदर में ऑपरेशन किया है। और अब जिस तरह से यूके, फ्रांस, बेल्जियम, पोर्चुगल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा
इन सब ने जिस तरह से अब फिलिस्तीन को एज ए राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी है, यहां पर ये टोटली गलत है और यहां पर आप टेररिज्म के खिलाफ, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। वहीं पर अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जहां पर रशिया ने अब एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने यूक्रेन के जो 2 ड्रोन हैं उनको यहां पर इंटरसेप्ट किया और मार गिरा। वहीं पर जो जेलेंस्की है उन्होंने अब यहां पर सपोर्ट मांगा है और ये कहा है कि डिप्लोमेसी के रास्ते से जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो यहां पर रिजॉल्व होना चाहिए। पहले वाली न्यूज में मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर एलिगेशन लगाया है कि इंडिया रशिया जो है वो फंड कर रहे हैं रशिया यूक्रेन का वार और उनके ऊपर फ्रेश जो सैंक्शंस हैं वो लगाए जाने चाहिए। अब क्या सैंक्शंस लगेंगे और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग के अंदर में क्या फैसला आएगा वो देखने की बात। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो हांगकांग से आई है, जहां पर टाइफून, जिस तरह से इंडिया के पास जब साइक्लोन आता है उसी तरह का जो तूफान उसको टाइफून कहा जाता है जब वो साउथ चाइना सी के अंदर में आता है। यहां पर टाइफून आया और टाइफून के अंदर में लगभग जो हांगकांग है उसके अंदर में सारी अर्थव्यवस्था जो है वो छिन्न भिन्न हो गई है। यहां तक ताइवान जो है वहां पर भी इसका इम्पैक्ट देखा गया, जहां पर 2 लोग मारे गए और 30 लोग जो है वो मिसिंग है। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो सिंगापुर की जो फर्म, जिस तरह से उनकी एक फर्म थी और उनका एक शिप जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था 2024 के अंदर, और दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से जो इकोलॉजिकल कंसर्न श्रीलंका के अंदर में आए थे, यहां पर कंपनसेशन मांगा था श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यहां पर यह कहा था कि $1 बिलियन का जो कंपनसेशन है वो सिंगापुर की फर्म को देना पड़ेगा। यहां पर अब जो सिंगापुर की फर्म है उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया है। अब देखना यह है कि जो श्रीलंका है वो अब इन्वायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड कहां पर अपनी पिटीशन डालता है। जो नेक्स्ट खबर है वो भी इजराइल फिलिस्तीन से रिलेटेड है, जहां पर इटली के अंदर में प्रो फिलिस्तीन के जो प्रोटेस्ट हैं वो देखे जा रहे हैं। यहां पर अब ये कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं, जो सरकार है नैंसी पेलोसी की, यहां पर उन्होंने कहा कि जो हमास है वो जल्दी से जल्दी जो होस्टेज हैं उनको छोड़ दे, और उसके बाद इजराइल से अर्ज किया है कि गाजा सिटी के अंदर में जो उनकी एक्टिविटी है उनके ऊपर में रोकथाम लग जानी चाहिए। हम चलते हैं लास्ट खबर की तरफ। जो लास्ट खबर है वो सीरिया से रिलेटेड है, जहां पर सीरिया के जो राष्ट्रपति है और मार्को रूबियो जो यूएसए के विदेश मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इनके बीच में बातचीत हुई है। और यहां पर जो ये 60 साल के बाद जो हाई लेवल की मीटिंग हुई है सीरिया के रिप्रेजेंटेटिव की, ये दिखाता है कि सीरिया के अंदर में जब से दिसंबर के अंदर में सत्ता परिवर्तन हुआ था और बशर अल असद की सरकार चली गई थी, उसके बाद से अब नॉर्मलसी आ जाएगी। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Khelia YouTube channel. Thank you.